UPSC prelims is not the game of knowledge, but it is the game of right strategy with immense practice. With unpredictable nature of current affairs and tricky elimination based questions, only smart strategy can help you book your seat in the prelims 2025. Therefore, UPSC Guide brings to you Pariksha. That is a test series designed by the toppers with 52 sectional as well as comprehensive tests, with detailed video analysis and a personal mentor. Remember, aspirants, only 100 days left. Visit the website or you can call the contact number given below. My name is Dvij Goyal. I'm an IAS officer of 2023 batch. I got All India rank 71 in UPSC CSC 2022 examination and मेरे जो prelims के marks थे, I qualified all the 3 prelims with good margin, and in last prelims जो मेरा था उसमें I got 121 marks. So I think I would be able to suggest some good strategy for 100 days because अगर मैं आज से देखता हूँ तो almost 102 days are left for prelims 2025. So what should be an ideal strategy? एक ideal strategy क्या हो सकती है आपके prelims 2025 को enhance करने के लिए? में इस मोटिव ये नहीं है कि आपका जो स्ट्रेटेजी है आप इसको ब्लाइंडली सेम फॉलो करेंगे, बट द मेन थिंग इज कि आपका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेजी का दैट शुड फिट ऑल द थिंग्स विच आई वुड बी टेलिंग, वो सब आपकी स्ट्रेटेजी में फिट होने चाहिए. उसके साथ यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. सबसे पहले जो 100 डेज की स्ट्रेटेजी है दैट आई वुड डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 3 segments of particular days. The first should be for 55 days, the second should be for 30 days and the third should be for 15 days. तो 55, 30, 15 that should be your strategy कि first 55 days में आप first set of syllabus आप एक बार complete करके revise कर लेंगे. Then in next 30 days आप same syllabus को same चीज़ों को second time revise करेंगे for और साथ में full length test देंगे. Then comes the third part which is last 15 days. वो लास्ट के 15 डेज जो आपने पीछे पढ़ा है सब कुछ वो आप कंपाइल करेंगे, उसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे सब कुछ, और वो 15 डेज के अंदर आप कंपाइल करके देन यू विल गो एंड अटेम्प्ट द प्रीलिम्स ऑन पर्टिकुलर डे विच इज जो मई में हमारा एग्जाम है. सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फेज 1 जो कि हमारा है 55 डेज की. नेक्स्ट 55 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? द फर्स्ट शुड बी कवरिंग ऑल द बेसिक्स. जो भी आपकी बेसिक्स बुक्स हैं, वेदर इट इज पॉलिटी, whether it is environment, whether it is economics और जो भी modern history, art and culture, सारे subjects को आपको in 55 days में cover कर लेना है. हर किसी particular day का आपको हर week का एक schedule बना लेना है ये 55 days के according कि आप particular week में क्या क्या subject पढ़ने वाले हैं. And my sincere advice would be कि आप एक साथ 2 subject लेके चलें, एक the typical one, एक थोड़ा सा easier one. कि suppose you can combine economics with modern history, you can combine आप कर सकते हैं environment को आप polity के साथ combine कर सकते हैं. तो इस तरह से आप combine कर सकते हैं कि आप first half of the day में एक subject पढ़ें, second half of the day में अलग subject पढ़ें. Generally what I have seen होता ये है कि जब हम एक subject continuously 8 घंटे पढ़ने का सोचते हैं तो आफ्टर 6 आवर्स जब 6 घंटे हो जाते हैं उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत जल्दी डिक्रीज होती है. तो जो लास्ट के 2 आवर्स होते हैं दे आर लाइक जस्ट फिलिंग इन द आवर्स, लेकिन हम उसमें प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं उठा पा रहे हैं. माई सिंसियर सजेशन वुड बी कि आप अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें. फॉर फर्स्ट 4 आवर्स बिफोर द लंच आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पढ़ें, आफ्टर द लंच वो 4 घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें ज़्यादा अच्छी आती है. सो दैट वुड बी माई एडवाइस. उसमें आप अपना पूरा जो 55 डेज हैं अपना पूरा स्टैटिक कवर कर लें. करंट की पीटी मार्केट में आना शुरू हो गई है, पीटी और वट एवर यू हैव फॉलोड वो आप कवर करना शुरू करें. पीटी में मैं बोलूँगा 3 पीटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप देम. एक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. पॉलिटी की जो पीटी है आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट ग्लैंस ओवर इट और उसमें से आप देखिए कि क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं एंड गो बैक टू योर बुक विच अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और आप वो आर्टिकल्स फिर से रिवाइज कीजिए, वो चीजें वहां से रिवाइज कीजिए. दैट वुड बी स्ट्रेटेजी फॉर पॉलिटी.
नाउ कम्स कि जो हम पीटी की बात कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स पोर्शन में पीटी में एक तो आपका करंट अफेयर होगा जो आपने ईयर वाइज फॉलो किया होगा, तो वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द फर्स्ट रिवीजन. सेकंड पीटी वाला जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये तीनों तो कंपलसरी करने हैं. पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिटी आप कैसे रिवाइज करेंगे. द अदर पीटी विच इज सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इन दीज डेज इज पॉलिटी पीटी ऑफ IR. इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी इज गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको पढ़ने का तरीका वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीटीज. उसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि रीड दैट पीटी थ्रू मैप्स. तो आप उसके जो सारे मैप्स हैं उनको अलग से निकाल के एक जगह चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे सेव कर लीजिए. आपको उनको कंटिन्यूसली देखना है, आपको उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है. द प्लेसेस इन न्यूज, व्हाई दे वर इन न्यूज, सर्च अबाउट देम. आप उनको गूगल सर्च कीजिए, उनके आसपास की कंट्रीज देखिए, उसके आसपास क्या माउंटेन रेंजेस हैं, क्या रिवर्स हैं, आप वो मॉनिटर कीजिए. कंट्रीज की बाउंड्रीज कैसे हैं, कौन से सीज हैं, कौन सी रिवर्स बह रही हैं, है ना. तो और क्या पर्टिकुलर विजिट्स हुए हैं वहाँ पे पिछले कुछ टाइम में, उस कंट्री का क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो आप इसको थोड़ा होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे तो आपका जो IR का इशूज़ है वो पूरा कवर हो जाएगा. एज पर द रिसेंट ट्रेंड अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस इजीली IR से आ रहे हैं एंड दे आर डूएबल अगर आप सफिशिएंट नॉलेज लेकर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो. सो टिल नाउ आई हैव कवर्ड 3 थिंग्स. क्या बेसिक्स स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेंगे, आप करंट अफेयर्स कवर कैसे करेंगे और आप पीटी कैसे कवर करेंगे. नाउ आई विल कम टू मैपिंग पार्ट. मैपिंग पार्ट इज समहाउ रिलेटेड टू, जैसे मैंने IR का बताया आपको, रात को आपको डेली आधा घंटा डेडिकेटली मैपिंग के लिए देना है. एंड डू नॉट कंसिडर दिस एक्सरसाइज एज द पार्ट ऑफ योर रोट लर्निंग. बट जो मैपिंग वाला जो आपका आधा घंटे का रात का पार्ट होता है, जो आप रात को सोने से पहले या आप जब भी फ्री टाइम में करें, दैट शुड बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आप अपने रूम में मैप लगा लीजिए, वर्ल्ड मैप एंड इंडिया मैप, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स. तो आप जो मैप करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका मैपिंग की चीज़ें हैं उनको आप एक जगह सेव कर लीजिए कि मेजर रिवर्स कहाँ हैं, मेजर नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो जो मेन है और जो पर्टिकुलरली न्यूज़ में रहती हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की या कुछ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो दोज आर फेमस और दोज वर इन न्यूज़, वो आप याद कर सकते हो. नेशनल पार्क्स आई वुड रिकमेंड सारे याद करिए आप. बायोस्फीयर रिजर्व भी आप सारे याद कीजिए. प्लस आपको ये याद रखना है, मैप पे प्लॉट करना है कि कौन कौन से रिवर्स उनके आसपास बह रहे हैं, कोई माउंटेन रेंजेस तो नहीं है, कोई स्पेशल प्लेस तो नहीं है वहाँ पे. ठीक है, तो आपको ये सब उसमें कर लेना है. मैपिंग में मैपिंग इज अ वास्ट थिंग. एक तो एनवायरमेंटल रिलेटेड मैपिंग हो गई जो मैंने आपको भी बताया, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आप सब उसमें कवर कर लेंगे, रिवर्स वगैरह सब. ज्योग्राफी वाले में रिवर्स आ जाएंगे, माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे, और सपोज प्लेट्यू है कोई हाउस द सॉइल देयर, तो आप ये भी कवर कर लेंगे. फिर एक मैपिंग आती है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज इन न्यूज़, सो व्हाट इज अराउंड देम, या कोई पर्टिकुलर जैसे जो स्पेशली वर्ल्ड मैपिंग में क्या होता है कि जो हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से कोई पर्टिकुलर जैसे कहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जिन कंट्रीज से जा रहा है. फिर उसके बाद जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो किस ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जैसे, और मतलब इंडिया के नियरेस्ट कौन है. तो आप वो मैप पे रख के ना उसको बस डेली देखिए. डजंट नीड टू मेमोराइज इट, बट आप उसको मैप सामने रखिए और केवल उसको देखिए डेली कि अच्छा ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये कंट्री इसके नॉर्थ में है कि साउथ में है. अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर रहे हैं इन कंट्रीज़ को, तो हाउ शुड वी अरेंज देम. तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी मैपिंग एक्सरसाइज करनी है. तो 3-4 चीज़ें हो गई मैपिंग में. एक तो एनवायरनमेंट वाली मैपिंग हो गई, ज्योग्राफी वाली मैपिंग हो गई. ज्योग्राफी वाली मैपिंग में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको वर्ल्ड की चीज़ें कवर करनी है. और एक हो गई IR वाली मैपिंग, जिसमें आप IR के जो भी कंट्रीज़ में इश्यूज रहे हैं, जो कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट रिडन रही हैं या जो न्यूज़ में थी, वो आप सब कवर करेंगे. तो ये पूरा आपका पार्ट हो जाएगा जिसमें आप IR प्लस मैपिंग दोनों एक साथ कवर करेंगे, प्लस मैपिंग अलग से कवर कर लेंगे. नाउ कम्स जो अब हमारा मेजर जो चैलेंज आता है, विच आई हैव गोट लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट इट, कि हमें साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट कैसे कवर करना है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हाउ टू कवर साइंस एंड टेक
for prelims 2025. So the first and foremost thing is कि जो PT 365 है पिछले 2 साल की साइंस एंड टेक की, आप वो उठा लीजिए और वो कवर कर लीजिए. लेकिन साइंस एंड टेक वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा. उसके लिए आपको PT 365 के बाहर जाना पड़ेगा. आपको वहाँ से जो जो टर्म्स मेंशन है या जो जो पर्टिकुलर न्यूज़ में रही है उनको गूगल सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा और उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट की जीन एडिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर जीन एडिटिंग, CRISPR-Cas9 क्या है, मोलिकुलर थेरेपी क्या होती है, तो इसके बारे में, या जो एक आर्टिफिशियल बेबी क्या होता है, हाउ टू उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, या जीन एडिटिंग कैसे होती है. तो आपको ये सब टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई. तो जनरेटिव एआई क्या है, उसका पीछे हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस. तो व्हाट आर द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज इन बायोटेक्नोलॉजी स्फीयर, इन आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी में इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज क्या है, डिजिटल साइंस सिग्नेचर क्या है, हाउ इट ऑपरेट्स, उसके पीछे का प्रोसीजर क्या है. तो ये सब जानने के लिए PT 365 इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ेंगे, हो सकता है आपको कुछ टेड टॉक्स भी देखने पड़े उसके रिगार्डिंग कि अगर पर्टिकुलर किसी फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है, क्या उसका फील्ड ऑफ वर्क था, और ऐसा क्या प्रोसेस था जिससे उस पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर थिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है. तो ये सब एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च ड्रिवन है थोड़ा. तो इस तरह से आप साइंस एंड टेक को अच्छे से कवर कर सकते हैं. साइंस एंड टेक में एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि वेदर वी नीड टू कवर बेसिक्स, जो बेसिक थिंग्स होती हैं. आई वुड से इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन प्लीज़ डू, कोई भी कोचिंग का या जहाँ से भी फिजिबल हो आप एक मटेरियल उठा लीजिए स्टैटिक वाला, जो शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में हो. एटलीस्ट यू शुड नो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है. तो ये क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड होता है व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल, बट अभी तक हम आते आते भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, बेसिक जूलॉजी की, बायोलॉजी की चीज़ें. तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा एक बार इनको रिवाइज कर लें. 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि येस यू हैव स्टडीड इट इन द स्कूल, और आप यू डिड बेटर प्लेस एग्जाम हॉल में गलत मार्किंग से आप उसको बच सकते हैं. अनदर थिंग, साइंस एंड टेक के बाद आई विल कम टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए PT 365 काफ़ी सफिशिएंट रहता है, लेकिन विदाउट मैपिंग. मैपिंग के लिए अगेन आपको सारी एक्सरसाइज खुद से करनी पड़ेगी. बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ये सब आपको खुद से मैप बना के अरेंज करना है, प्लॉट करना है. एंड साइंस और एनवायरनमेंट में तो फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो PYQs हैं, इफ़ यू विल सी 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी एक पेपर हुए हैं, सबके PYQs उठा के विद ऑप्शंस, जो उनके ऑप्शंस में भी जो जो चीज़ें हैं उनको रिसर्च कर लेना है, उनके बारे में पढ़ लेना है. मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा गया है कि जो यूपीएससी क्वेश्चन देता है और उसके जो ऑप्शंस होते हैं, उस उनके ऑप्शन से नेक्स्ट उन्होंने 2 साल बाद फिर से एक क्वेश्चन बना दिया, फ्रेम कर दिया है. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि जो उसके ऑप्शंस हैं, यूपीएससी उन पर्टिकुलर ऑप्शन में जो स्पीशी दी हुई है, कुछ बर्ड दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज वो एक सिग्निफिकेंट स्पीशी हो सकती है, राइट. तो लाइक डुगोंग है, डुगोंग के बारे में यूपीएससी ने आई थिंक 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स ऑप्शंस में गिवन भी था और एक बार पूछा भी था. तो दीज थिंग्स वी हैव टू सी, यू हैव टू सी द पैटर्न, PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करके, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर एनवायरनमेंट. तो आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए इतना सफाइस रहता है, जो भी आपका स्टैटिक सोर्स है आप वो कवर कीजिए, PT 365 कवर कीजिए और अपना एक रिसर्च बेस तैयार कीजिए. दैट वुड सफाइस फॉर एनवायरनमेंट. UPSC prelims is not the game of knowledge, but it is the game of right strategy with immense practice. With unpredictable nature of current affairs and tricky elimination based questions, only smart strategy can help you book your seat in the prelims 2025. Therefore, UPSC Guide brings to you Pariksha. That is a test series designed by the toppers with 52 sectional as well as comprehensive tests, with detailed video analysis and a personal mentor. Remember aspirants, only 100 days left. Visit the website or you can call the contact number given below. The next thing which I want to talk about is आपका mock test.
मॉक टेस्ट को लेके सबके मल्टीपल क्वेरीज होते हैं, तो आई वुड रिजॉल्व देम अभी कि आपके प्रीलिम्स 2025 को लेके आपकी मॉक टेस्ट के प्रति क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि जो आपका ये 55 डेज का पहला फेज है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हैं तो तीसरे दिन एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, 2 दिन पढ़ने हैं फिर एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। सेक्शनल टेस्ट देते चलिए एंड योर फ्रीक्वेंसी फॉर फुल लेंथ टेस्ट शुड बी 15 डेज। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि 55 डेज के बाद हम फुल लेंथ टेस्ट देने बैठेंगे, कंप्लीटली नो। पूरा सिलेबस आप कभी भी कंप्लीट नहीं करके टेस्ट दे पाएंगे। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट एनालाइजिंग। हर 15 से 20 दिन में आप एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए। अब बात आती है कि हमने मॉक टेस्ट तो दे दिया, बट उसको एनालाइज जब हम करते हैं तो वी स्पेंड डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ए मॉक टेस्ट हमने दिया 1.5-2 घंटे में और उसको एनालाइज करने में वी स्पेंड 3 आवर्स, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करके उसके नोट्स बनाने में 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आप कैसे करेंगे, सपोज आपने एक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट दिया, जस्ट टेक इट आउट, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। पहले देखिए जो आप क्वेश्चन आपने सही करे हैं उनको ग्लैंस कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो एक A4 शीट लेके बैठिए, A4 शीट पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए। देन सी कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए वो क्यों किए, उसमें से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो आप एक्सट्रैक्ट कीजिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और उसको पेपर पर नोट कर लीजिए। तो क्या होगा कि जो आपका पूरा मॉक टेस्ट है वो 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में जब कंसाइजली आप उसके शॉर्ट नोट बना लेंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि आपके सारे सेक्शनल टेस्ट के से 30-35 पेज बनेंगे जिसमें आपके सारे सेक्शनल टेस्ट के नोट्स बन जाएंगे। दैट बिकम्स ईजी टू रिवाइज लास्ट में कि ये क्वेश्चन था, मतलब ये वो था और उसका पर्टिकुलर ये आंसर था और ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई है। तो वो 30 से 35 पेज की आपकी लास्ट में फाइल बनेगी जिसमें आप सारे सेक्शनल टेस्ट एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट गोज फॉर सेक्शनल टेस्ट। सेम फॉर फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट भी आप निकालेंगे, आप 1-1.5 घंटे में उसको रिवाइज कर लेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल के उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके और अपनी फाइल में लगा लेंगे। सो दैट शुड बी अ स्ट्रेटेजी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट आई वुड रिकमेंड कि हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 आपको दे देने चाहिए। जितने भी आप सब्जेक्ट कवर करते हैं 2-2, 3-3 दे देने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट की बारी आती है कितने फुल लेंथ टेस्ट हमें देने चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि सेक्शनल और फुल लेंथ टोटल मिला के आपको 50 तो दे देने चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग मे बी अराउंड 25 to 30 अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तो अराउंड 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने चाहिए। जस्ट स्टार्ट गिविंग, अभी से आप देंगे फुल लेंथ टेस्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी 55 डेज में कम रहेगी। नेक्स्ट जो 30 डेज होंगे उसमें आपकी फुल लेंथ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यू वुड बी गिविंग 5-6 दिन में एक बार, 5-6 दिन में एक बार, एंड यू वुड बी एनालाइजिंग दैट। माई सिंसियर सजेशन वुड बी जब 55 डेज के बाद यू वुड बी मूविंग इन 30 डेज वाला फेज, उसमें PYQ ज़्यादा सॉल्व करें। स्पेंड 40 मिनट्स डेली, आप शाम को लेके बैठिए 40 मिनट्स डेली ऑन PYQs। और PYQs करने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे वो शाम के 40 मिनट मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs आप रिवाइज करेंगे। यू वुड बी बेटर एबल टू कोरिलेट कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है और क्या थिंकिंग पैटर्न है पेपर बनाने वाले का, और क्या थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए हमारा एज एन अटेम्प्टर, जो हम लोग क्या अटेम्प्ट करने के लिए क्या थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए हमारा। सो जो वो 30 दिन होंगे फ्रॉम 55 से जब आप 30 डेज में मूव करेंगे, आपका स्ट्रेटेजी होगा एक तो फुल लेंथ टेस्ट आपको बहुत सारे देने हैं। आप पार्ट टेस्ट में तब केवल वही देंगे जिन फुल लेंथ टेस्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट वीक रह गया है। सपोज आपको लग रहा है कि इकोनॉमी वीक रह गया और उसके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, गो बैक टू द पार्ट टेस्ट, रिवाइज करो, पार्ट टेस्ट दो स्ट्रॉन्ग करो, देन कम बैक टू फुल लेंथ टेस्ट। सो गोइंग बैक, करेक्टिंग इट एंड कमिंग बैक, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग डिसहार्टेंड कि हम लोग डिसहार्टेंड होकर बैठ जाते हैं कि हमारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। सी दिस हैपेंस विद एवरीबडी। आई यूज्ड टू earlier I used to get 40-50 marks also in my part test, but gradually it improves और फिर वो 100+, 110 तक, 120 तक भी जाता है आराम से। It just depends कि आप कितना कोर्स करेक्शन अपनी स्ट्रेटेजी में करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ वीक है जस्ट गो बैक, करेक्ट इट एंड कम बैक। सो दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। और 30 डेज में आपको यही करना है, जो जहाँ जहाँ पे भी करेक्शन की नीड है वापस जाना है, करेक्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, PYQs बहुत ज़्यादा करने हैं, और जो भी आपने 55 डेज में किया है उसको बस कंसाइजली आपको तैयार करना है, उसको रिवाइज करना है। तो ये आपका पूरा 30 डेज का जो स्ट्रेटेजी रहेगा आफ्टर 55 डेज कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 15 डेज, जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं एग्जाम के पहले। इन 15 डेज में आपको हार्डली 1 या 2 ही फुल लेंथ टेस्ट देना है, और 10 दिन पहले तो कोई मतलब डोंट अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट, केवल PYQs। ये 15 डेज ऐसे होंगे जिसमें आप केवल PYQs करेंगे हर ईयर के, स्पेशली जो रिसेंट 6-7 ईयर्स के। क्या पैटर्न है यूपीएससी की, हैबिट का है, कहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, एनालाइज योर रिस्क टेकिंग जोन, कि ये मेरा रिस्क टेकिंग जोन है। सपोज आपका रिस्क टेकिंग जोन एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आपका रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, तो गो विद दैट। अगर आपको लग रहा है आपके जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सपोज यू आर अटेम्प्टिंग 85 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन, स्टिक विद दैट। ये जो लास्ट के 15 डेज हैं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी में जो आपने अब तक बनाई है, माइनर करेक्शंस के अलावा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। और आपको सब चीज़ें रिवाइज करनी है, जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंसाइजली रिवाइज करनी है। पीटी जो 3 मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, ये पर्टिकुलरली रिवाइज करनी है, ठीक है। कोई नया कंटेंट एकदम रिवाइज नहीं करना है। कुछ नया सवाल आ जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गोइंग बैक टू सम स्टैटिक पोर्शन, बिकॉज आप उसको मिस कर जाएंगे। जस्ट स्टिक टू बेसिक बुक्स, NCERT जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने के, अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ रिवीजन करना है। प्लस जो आपने 55 और 30 डेज में कुछ टेस्ट दिए होंगे, उनकी एक फाइल होगी, वो भी आपको कर्सरली रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चंस, जैसे मियावाकी फॉरेस्ट का एक क्वेश्चन था, वो भी लास्ट ईयर आया था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी कभी आ जाते हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके जो आपने टेस्ट दिए हैं वहाँ से उठ के आ जाएं। सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी 55, 30 एंड 15। तो आप होलिस्टिकली प्रीलिम्स के लिए रेडी हो सकते हैं। माई लास्ट थिंग वुड बी कि आपको मॉक टेस्ट के मार्क्स कितने ज़्यादा सीरियस लेने हैं, नहीं लेने हैं, इसके ऊपर। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स बिल्कुल भी आपकी परफॉर्मेंस जज नहीं करते हैं, सिर्फ वो आपको ये बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। सो क्या आप उसको ऐसे एनालाइज करें, आप ये देखें कि अगर आप स्टैटिक का बेसिक क्वेश्चन गलत कर, स्टैटिक का जो एक बेसिक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी खुद की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा भी फॉल्ट है, स्ट्रेटजी इन द सेंस कि रिवीजन में थोड़ा फॉल्ट है। जस्ट गो बैक टू द बुक, रिवाइज इट एंड कम बैक। अगर रैंडम क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं, जस्ट डोंट माइंड इट एट ऑल, क्योंकि वो इट हैज़ बीन पुट देयर आपको, क्योंकि पर्टिकुलर कोचिंग को अपना मटेरियल निकालना है एंड दे हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस कहीं कुछ तो बनाएंगे ना, तो आपको सिर्फ उसको उतना ही लेना है, उसके मार्क्स बिल्कुल जज नहीं करने हैं। आई हैव सीन कि कुछ लोग का जो लास्ट मॉक रहा है उसमें दे हैव गॉट 70-75, बट एक्चुअल एग्जाम में दे हैव गॉट 110, 115 मार्क्स, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी बाय हार्ट नहीं लेना है। केवल आपको क्या फोकस करना है कि आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो बेसिक्स में गलत नहीं होना चाहिए, हार्डली 1 and 2 गलत हो तो कोई बात नहीं, बट बेसिक्स से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। एंड योर फोकस शुड बी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखी हुई चीज़ें हैं PYQ से, आप उनको अप्लाई करें एग्जाम में भी और जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेशक ऐसा हो सकता है कि आप उनके अप्लाई करेंगे 10 में से 7 बार वो वर्क करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे, तो आपको अगर वो 3 बार वर्क नहीं करनी है, स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट दैट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर टेक्निक या जो भी आपने लॉजिकल गैसिंग बनाया है, क्योंकि वो 3 जो गलत हैं वो आपको 7 के सही को आउटवेट नहीं करते हैं, बल्कि जो 7 आपके सही हैं वो आपके 3 गलत को आउटवेट करते हैं हर फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ही सच दैट कि आप 3 गलत करके 1 सही करेंगे तो भी आप पॉजिटिव में रहेंगे, राइट। तो यू हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव्स एंड यू हैव टू काउंटर द नेगेटिव्स। सो दैट वुड बी माई सिंसियर एडवाइस एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स who are watching this video. I hope you like it and do let me know if you want some other help and आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेरी डाल सकते हैं, जस्ट सर्च विद माय नेम एंड यू विल फाइंड माय टेलीग्राम चैनल, और आप उस पर भी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क देयर एंड आई विल ट्राई टू हेल्प आउट, आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट।